हेलो बच्चों, कैसे हो आप? होप सो आपकी एग्जाम्स अच्छी जा रही है। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंट का यूनिट 3 देखने जा रहे हैं। उसमें चैप्टर है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैसे गुडविल क्या होती है आप लोगों को वैसे तो पता है, आप ये चैप्टर 12th में भी पढ़े हुए हो। जब कोई एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है या रिटायरमेंट ऑफ कोई पार्टनर होता था या फिर सेल और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू द बिजनेस होता है या फिर आप कोई बिजनेस परचेज करने जाते हो सामने से, उस सब समय पे गुडविल का वैल्यूएशन करना नेसेसरी हो जाता है। तो इन जनरल समझना हो खाली कि गुडविल होता क्या है, तो हम उतना समझ सकते हैं कि मान लो कि एक ओल्ड कंपनी है जो मार्केट में से 4 लाख का प्रॉफिट कमा रही है, जो न्यू कंपनी है जो अभी अभी आई है, उसके कस्टमर बेस उतना ज़्यादा बना नहीं है, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ऐसा मान के चलते हैं, विच इज़ 2 लाख। उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट नहीं है, वो कंपैरेटिवली दूसरी कंपनियों से ज़्यादा नहीं कमा सकते, तो उनका प्रॉफिट है 2 लाख, उसको हम कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। और जो ओल्ड कंपनी है जो 4 लाख का प्रॉफिट कमा रही है, वो नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। दोनों की सिचुएशन सेम है, सेम कैपिटल एम्प्लॉयड है, सब कुछ सेम होने के बावजूद वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। वो जो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ओवर एंड अबव दैट नॉर्मल प्रॉफिट कैन बी कॉल्ड एज गुडविल। हाँ, कुछ मीनिंग है, कुछ डेफिनेशंस भी है इसकी, जो आपको पैम्पलेट में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर गुडविल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 4 टाइप्स में। जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि प्राणियों के नाम के आधार पर क्लासिफिकेशन किया हुआ है उसका। जैसे कि पहली है कैट गुडविल, एज यू कैन सी। पहली है कैट गुडविल। बच्चों, बिल्ली का नेचर जो होता है उसके हिसाब से गुडविल का नाम दिया गया है। नेचर जो होता है कैट का, वो होता है लोकेशन के ऊपर। वो सिर्फ पर्टिकुलर दुकान में ही जाती है या फिर पर्टिकुलर घर में ही जाती है। उस घर में कौन रहता है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ जाएगी वो वहीं जाएगी। मतलब कैट ओनली फॉलोज द प्लेस और अ शॉप, दुकान को फॉलो करती है। ऐसे जो कस्टमर्स होते हैं कैट गुडविल वाले, वो सिर्फ शॉप को फॉलो करते हैं। उनको शॉप का ओनर कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड नॉट द ओनर, ठीक है। दैट कैन बी कॉल्ड एज कैट गुडविल। इसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसे कस्टमर्स कितने होंगे, है ना। हम ऐसा भी कह सकते हैं दे आर लॉयल टू द लोकेशन, लॉयल टू द शॉप, नॉट लॉयल टू द ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। उसके बाद आती है डॉग गुडविल। डॉग गुडविल, डॉग के नेचर के हिसाब से मालिक का वफादार, मतलब शॉप का ओनर जो होता है उसके लॉयल होते हैं उसके कस्टमर। कि कहीं भी वो ओनर शिफ्ट करेगा ना, ये कस्टमर बेस भी उसके साथ साथ शिफ्ट करेगा। जैसे कि टीचर होता है, प्रोफेशनल्स हो गए, डॉक्टर है, वकील है, एडवोकेट है, उनका नाम जो होता है वो पर्टिकुलर ओनर के साथ अटैच्ड होते हैं उसके कस्टमर। वो लोकेशन से उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको उस पर्सन से फर्क पड़ता है, सही है। तो उसको भी अज्यूम करना आसान रहता है गुडविल का वैल्यूएशन करते वक्त, डॉग गुडविल को भी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लॉयल कस्टमर है। उसके बाद है रैट गुडविल। रैट गुडविल चूहे का नेचर, वो किसी के वफादार नहीं होते, है ना। दे आर नॉट लॉयल टू एनी वन। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता शॉप से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोकेशन से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ओनर से। ये सबसे टफ टाइप के कस्टमर्स हैं जिनको आप अज्यूम नहीं कर पाओगे कि ये हमारे कस्टमर फ्यूचर में बनेंगे कि नहीं है। रैंडमली आएंगे और रैंडमली कोई और प्रोडक्ट में चले भी जाएंगे। वी कैन नॉट जज देम। उसके बाद है रैबिट गुडविल। रैबिट गुडविल, रैबिट इज ऑलवेज कन्फाइंड टू इट्स लिमिट्स। वो हमेशा उसके एक एरिया में ही रहता है। रैबिट का नेचर है, वो अपना एरिया छोड़ के नहीं जाते बाहर। सेम ये कस्टमर भी ऐसे ही हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जिसके लिए आप दूर दूर तक जाना पसंद करते ही नहीं हो। जैसे कि आप रोज़ सुबह उठ के दूध लेने जाते हो, सबसे नज़दीक जो पार्लर होगा उधर से ही ले आओगे। वेजिटेबल्स जो लाते हैं जनरली हम नियर बाय एरिया से ही ले लेते हैं। ग्रॉसरीज आइटम है जो भी हम नियर बाय एरिया से ही ले लेते हैं। तो ये हम कह सकते हैं रैबिट टाइप की गुडविल, ठीक है। 4 टाइप की गुडविल है। उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, पूछते भी हैं कि कितने टाइप की, क्या टाइप है, और एग्जाम्पल दे देंगे, नीचे ऑप्शन दे देंगे कि बताओ ये कौन से टाइप की गुडविल है। पूछते हैं हर बार, इस बार भी शायद पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ गुडविल की ओर। टाइप्स ऑफ गुडविल 2 तरह की होती है बच्चों, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है नॉट परचेज, या फिर इंटरनली जनरेटेड गुडविल, या फिर इनहेरेंट गुडविल भी कहते हैं।
अभी परचेस्ड गुडविल कैसी होती है, आप है ना F5 में मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको, सेल एंड कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू द कंपनी। उसके अंदर जब कंपनी सोल्ड होती है, उसके अंदर जब कंपनी सोल्ड होती है तब दूसरी कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म सोल्ड होती है तब दूसरी कंपनी उसकी ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज को भी परचेस करते हैं। याद होगा आपको, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज को भी परचेस करते हैं। आप मान लो कि हर असेट्स को परचेस किया, जितनी भी असेट्स परचेस की उसका टोटल है 11 लाख रुपीज, साथ साथ में कुछ लायबिलिटीज भी टेकन ओवर हुई है। किसकी बात कर रहा हूं मैं अभी, परचेस गुडविल। लायबिलिटीज भी टेकन ओवर हुई है, मान लो 3 लाख रुपए की लायबिलिटीज हुई, तो आप देख सकते हो मुझे नेट बेनिफिट या फिर नेट असेट 11 माइनस 3 8 लाख रुपीज मिला है, बराबर। अभी मैंने दूसरी फॉर्म को परचेज किया है जिसमें मुझे बेनिफिट मिल रहा है 8 लाख, बट मैंने जो वो परचेज किया ना, उस परचेज का परचेज कंसीडरेशन, मतलब मैंने परचेज किया तो कुछ देना भी पड़ेगा ना, उसका परचेज कंसीडरेशन मान लो मैंने 10 लाख रुपए दिया है, तो मेरा जो बेनिफिट है 8 लाख, उसके ऊपर 2 लाख 2 लाख रुपीज जो एक्स्ट्रा पे किए हैं मैंने, वो आप ऐसा मान सकते हो मैंने उसके दिए हैं गुडविल के, ठीक है। 2 लाख जो एक्स्ट्रा दिए वो किसके दिए हैं, हम मान सकते हैं कि गुडविल के दिए हैं, वो होती है परचेज गुडविल। दूसरी है नॉन परचेज या इंटरनली जनरेटेड गुडविल। अभी इसको कैलकुलेट करने के लिए वेरियस मेथड्स है हमारे पास, उस मेथड्स के बेसिस पे हम गुडविल का वैल्यूएशन करने वाले हैं इस चैप्टर में, और ये मेथड्स आप पहले भी पढ़े हुए हो, बस बीकॉम में आए हो इसलिए उसका थोड़ा डेप्थ ज़्यादा है जो 11th-12th में था उससे, ठीक है। सबसे पहली मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में फर्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं। पहली है सिंपल और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज होती है पिछले कुछ सालों का एवरेज करके हम उसका प्रॉफिट मेथड ढूंढ लेते हैं, ठीक है, गुडविल ढूंढेंगे। तो उसके लिए वैल्यू ऑफ गुडविल की फॉर्मूला क्या है, एवरेज, फ्यूचर, मेंटेनेबल, सिंपल और सिंपल और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या लिखा है वापस पढ़ लीजिए, एवरेज, फ्यूचर, मेंटेनेबल, सिंपल और वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब ये इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या लिखते हैं कि मान लो कि कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, अभी नया पार्टनर आ रहा है हमारे बिजनेस के अंदर, तो हम उससे गुडविल भी चार्ज करेंगे। अभी ये गुडविल किस हिसाब से हम चार्ज करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमने जो एफोर्ड किए होंगे, है ना, पिछले कुछ सालों से जो हमने एफोर्ड किए होंगे, जिसकी वजह से हम ये नई कंपनी की कंपैरिजन में ज़्यादा अर्न कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर कस्टमर्स, कस्टमर बेस जो हमने बनाया है, हमारी ब्रांड नेम जो हमने बनाई है। तो जो कोई नया पार्टनर आएगा वो तो उसका सीधा बेनिफिट उठाएगा, है ना, उसको तो सीधा बेनिफिट मिलने वाला है डायरेक्टली उसी चीज़ का। तो जो सीधा बेनिफिट जो उसको डायरेक्ट मिलेगा हमारे एफर्ट्स का, उसकी वजह से हम उससे एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हैं गुडविल के नाम पे, और उसको कैलकुलेट करते हैं। हम ऐसा मानेंगे कि हमने पिछले 5 साल से मेहनत की है, अगर वो भी आता तो और 5 साल उसको मेहनत करनी पड़ती, फिर ये लेवल पे आता। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं उसको आप इनटू 5 ईयर्स भी करवा सकते हो। क्या आप ऐसा मानते हो कि 5 साल तक वो रहेगा फिर हमारे लायक बनेगा, तो आप 5 साल तक मल्टीप्लाई करके उससे उतनी अमाउंट चार्ज कीजिए, या फिर आपको लगेगा कि 3 साल का मल्टीप्लिकेशन करके उतनी अमाउंट चार्ज करो, तो वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो वही इधर किया है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब वही था। तो एवरेज, फ्यूचर, मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको एग्जाम्पल में ऑलरेडी दिया होगा, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। और एवरेज, फ्यूचर, मेंटेनेबल प्रॉफिट एग्जाम्पल में आपको नेट प्रॉफिट तो दिया हो सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल में आपको नेट प्रॉफिट दिया हो सकता है, उसमें चिंता नहीं है। कुछ सालों का प्रॉफिट भी दिया होगा, उसका आप एवरेज भी निकालोगे, बट हमने क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अभी एवरेज, फ्यूचर, मेंटेनेबल प्रॉफिट ढूंढने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि एक पूरी आप ऐसा समझ सकते हो कि नॉर्मली जो हम अर्न करते हैं ना वो सब प्रॉफिट को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि बिजनेस में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ ईयर में कुछ एबनॉर्मल सिचुएशंस भी हो सकती है। तो उस एबनॉर्मल सिचुएशन से हुआ गेन या एबनॉर्मल सिचुएशन से हुआ लॉस, उसको हम कंसिडर हमारे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में नहीं कर सकते। हमको तो सिर्फ ध्यान रखना है हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, कि हम ऑपरेटिंग करते करते कितना अर्न कर सकते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे अर्न करना है।
वो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट माना जाएगा। तो आपको एग्जाम्पल में जो मिलेगा एवरेज प्रॉफिट और लॉस, एवरेज प्रॉफिट होगा जनरली ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स, जो भी अवेलेबल होगा उसमें एबनॉर्मल लॉस कोई होगा, एबनॉर्मल लॉस कोई होगा तो ऐड करेंगे, एबनॉर्मल गेन जो होगा तो डिडक्ट करेंगे। नॉन रिकरिंग इनकम माइनस होगी और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस प्लस होंगे। नॉन रिकरिंग मतलब विच इज नॉट रिपीटेड रेगुलर बेसिस पे जो नहीं होती उसको हम ऐड और लेस करते रहेंगे। एक्सपेंस होगा तो एड बैक होगा, इनकम होगी तो डिडक्ट होगी। कोई कैपिटल प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, कैपिटल प्रॉफिट हुआ है, कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट मान लो, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट मान लो, वो होता है कैपिटल प्रॉफिट। तो माइनस करेंगे कैपिटल प्रॉफिट को, और कैपिटल लॉस होगा तो वो भी ऐड बैक करेंगे, क्योंकि रोज रोज तो आप अपनी बिजनेस एसेट बेचते नहीं हो ना, इसलिए वो भी मेरा ऑपरेटिंग इनकम में नहीं आएगा। कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है आपकी, जैसे कि नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की इनकम है, उसको भी डिडक्ट किया जाएगा, क्योंकि वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हुई इनकम है मेरी, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हुई इनकम है। तो इतनी सारी चीजें प्लस माइनस करते हुए आपको मिलेगा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। वो ढूंढने के बाद आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, आपको मिल जाएगा सिंपल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल। आसान है, सबसे आसान मेथड यही है, ठीक है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट तो पता है, सीधा सीधा जो ईयर होता है उस ईयर का आप टोटल करके डिवाइड बाई, मान लो 4 साल का प्रॉफिट दिया है, चारों ईयर का प्रॉफिट का टोटल कर दो, डिवाइड बाई 4 कर दो, हो गया सिंपल एवरेज। बट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड वो भी आप पढ़े हुए हो पहले, कि अगर 4 साल की इंफॉर्मेशन है 2021, 22, 23, 24, उसमें 2024 को हम हाईएस्ट वेटेज देते हैं और 2021 को लोएस्ट वेटेज देते हैं। मतलब जितना पुराना प्रॉफिट है उतना उसको वेट कम दिया जाएगा, जितना लेटेस्ट है उसको वेट ज़्यादा दिया जाएगा, और वो वेट के आधार पे हम प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट करेंगे, और द टोटल अमाउंट इनटू वेट जो आया होगा डिवाइडेड बाय टोटल वेट करोगे, जिससे आपको वेटेड प्रॉफिट मिलेगा। हम एग्जांपल करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड विद द एग्जांपल। एग्जांपल नंबर C4। ओके गाइस, C4 आपके पास पैम्पलेट है तो उसमें देख लेना। आगे बढ़ते हैं हम, C4 पढ़ते हैं एक बार। ए लिमिटेड proposed to purchase a business carried on by Messrs X and Corporation, ठीक है। Goodwill for this purpose is to be valued at 3 years purchase of weighted average profit for last 4 years। तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट का आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और इनटू 3 ईयर परचेज बोला हुआ है, मतलब आपको फॉर्मूला याद होगी, एवरेज वेटेड एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। जो कहा था, जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ करना है वो 3 से करना है, और एवरेज जो निकालना है वो 4 साल का निकालना है, सही है। द अप्रोप्रिएट वेट्स टू बी यूज्ड आर, मतलब वेटेड एवरेज निकालने के लिए वेट्स कौन सा रहेगा वो बताया हुआ है हमको। 2019-20 के लिए 1, 2, 3, 4 अगर कुछ ना बताया हो एग्जाम्पल में तो भी हम ऐसा ही करेंगे, लेटेस्ट वाले को हाईएस्ट वेट देंगे, मतलब सबसे पुराना जो होगा उसको 1 वेट दे देंगे। ये उसी का टेबल है कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट का, ठीक है। तो 1920 को 1 देना है, इसको 2 देना है, इसको 3 देना है, इसको 4 देना है। अगर एग्जाम्पल में कुछ ना बोला हो तो भी हम यही देंगे सॉरी, ठीक है। प्रॉफिट फॉर दिस ईयर्स वाज 1,01,000, 1,24,000, 1,01 एंड 1,40,000। 4 अलग अलग अमाउंट आपको दी गई है, चारों साल का प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देख लेते हैं ना, 4 ईयर का प्रॉफिट दिया है, उसके नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, तो मैं खाली लिख देता हूँ इधर, गिवन प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, वो 1,01,000 है 1920 का, 1,24,000 है 2021 का, 1 लाख है 21-22 का, एंड 1,40,000 है 22-23 का।
अब तक सब सही जा रहा है, ठीक है। अभी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है नीचे, जिससे आपको पता चलेगा, आपको पता है कि वेटेड एवरेज करने के लिए मैं नॉर्मली जो भी प्रॉफिट है वो नहीं ले सकता, मुझे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट देखना है ना। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में कुछ प्लस माइनस भी होता है, उसको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहूँ या कभी कभी आपको उसमें एडजस्टेड प्रॉफिट ऐसा भी लिखा हो सकता है, तो हम वर्किंग में लिख भी सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या फिर एडजस्टेड प्रॉफिट। मैंने हर ईयर का अलग अलग करके लिखा हुआ है। अगर हर साल में एक जैसी इम्पैक्ट आती हो ना, तो हम सबका एवरेज करके प्लस माइनस कर सकते हैं। बट इधर 3 टॉपिक एक्स्ट्रा है, तो देखते हैं उसमें कौन सी इफेक्ट सेम आ रही है कि अलग अलग आ रही है, जिससे हमको पता चलेगा कि हम डायरेक्टली करेंगे अलग अलग ही करेंगे। पहला पॉइंट है उसमें, ऑन 1 December 2021 अ मेजर रिपेयर्स वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इंकरिंग ₹30,000 दैट वाज चार्ज टू रेवेन्यू। क्या बताया है? 1 दिसंबर को 21 बोला है ना, मतलब ईयर कौन सा होगा? 21, 22 सही है। मेजर रिपेयर बोला है बच्चों, मेजर रिपेयर को कैपिटल एक्सपेंस कहा जाता है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, रेगुलर नहीं है। तो उस 30,000 को क्या करना चलेगा मेरे को? मैंने चार्ज कर दिया था रेवेन्यू में, मतलब प्रॉफिट में चार्ज कर दिया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसी एक्सपेंस को हम एड बैक कर देंगे, क्योंकि जब मैंने रेवेन्यू में चार्ज किया तब पीरियड एलिमेंट डेबिट साइड पे लिखा होगा, तो मेरा प्रॉफिट कम आ रहा होगा, अभी इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए। तो ये 30,000 मुझे ऐड करने पड़ेंगे इधर ही, विच इज मेजर रिपेयर्स। कौन से ईयर में जाएंगे? 21, 22 में। अभी पता चल गया हर साल में अलग अलग ही आ रहा है, इसलिए हम सेपरेटली ही बनाएंगे, ठीक है। The sum is agreed to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% per annum under reducing balance method। आपको बोला है कि जो आप प्रॉफिट ढूंढने वाले हो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए, उसके लिए आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बेसिस पे, ठीक है। तो आपने अब तक जो प्रॉफिट किया होगा ना, अब तक जो प्रॉफिट लिखा होगा उसमें ऑलरेडी जो आपकी असेट्स होगी ना, असेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना था वो हम कर चुके होंगे, तो फिर ये क्यों दिया है वापस? आप ऐसा बताइए, किसके लिए दिया होगा? अभी अभी मेजर रिपेयर्स आया ना 30,000 का, जो हमने P&L में लिख दिया था, P&L में लिख नहीं सकते इसीलिए हमने उसको एड बैक कर दिया, क्योंकि मेजर रिपेयर है, और मेजर रिपेयर की वैल्यू कैपिटल एक्सपेंस कहा जाता है, और कैपिटल एक्सपेंस उस पर्टिकुलर मशीन में, उस पर्टिकुलर प्लांट में उसकी वैल्यू एडिशन होगी, उस पर्टिकुलर प्लांट में उसकी वैल्यू एडिशन होगी। तो मतलब जो भी प्लांट की वैल्यू होगी ना, उसमें 30,000 बढ़ जाएंगे, तो अभी डेप्रिसिएशन भी 30,000 के ऊपर एडिशनल लगेगा ना, हम उसके डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। तो वही डेप्रिसिएशन मैं वापस उसमें से मुझे डिडक्ट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस है, लेस डेप्रिसिएशन ऑन मेजर रिपेयर्स। देखो कब लिया था मैंने? 21, 22 में लिया था ना, और डेट दे रखी है हमको एग्जाम्पल में, ऑन 1 दिसंबर। तो अगर मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 21-22 में, 1 दिसंबर से लेकर ही करना पड़ेगा ना। 21, 22 में मुझे चार्ज करना हो, कितने का था भाई? 30,000 का लिया था मैंने, डेप्रिसिएशन बोला है 10% निकालने का, बट मेरे पास तो रिपेयरिंग का वो सिर्फ 4 मंथ्स ही रहा है, तो सिर्फ 4 महीने का ही डेप्रिसिएशन निकालूंगा ना मैं। ये कौन से ईयर की बात हो रही है भाई? 21, 22 की, ठीक है। तो 30,000 इंटू 10% इंटू 4/12 कितना आएगा? 4/12 किया है मतलब 1,000 आएगा, तो इधर डिडक्ट हो जाएगा 1,000। बच्चों 21, 22 में जो मैंने रिपेयर किया था वो कैपिटलाइज किया, तो 21, 22 में तो डेप्रिसिएशन आएगा ही, प्लस 22, 23 में भी आएगा ना, 22, 23 में भी आएगा ना। हाँ जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा? आपको पता ही आएगा। आपका रिपेयर था 30,000 का ना, उसमें आपने 21, 22 में 1,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, तो अभी आपकी बुक वैल्यू होगी 29,000।
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला था, भूलना नहीं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। उसके बाद 29,000 बचे और बोला था 10% डेप्रिसिएशन निकालना है, तो इसी का 10% निकलेगा ना, मतलब 2,900 का डेप्रिसिएशन आना चाहिए 22-23 के लिए, सही है ना। तो अभी मैं डेप्रिसिएशन कितना डिडक्ट करूंगा, 2,900। ऑल गुड। ध्यान से देखना, एक एक ही चीज़ पूछी जाने वाली है, अगर आएगी तो कोई बात नहीं। सेकंड पॉइंट है, तो क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2021 वाज ओवर वैल्यूड बाय 12,000। 2021 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ओवर वैल्यूड है कितने से, 12,000 से। अभी आपको अच्छी तरह से पता है, हम ट्रेडिंग अकाउंट जैसे बनाते थे पहले, है ना, इधर ओपनिंग स्टॉक होता है, इधर परचेज होता है, इधर सेल्स होता है, ये आप कॉस्टिंग में भी पढ़ चुके हो, आपको पता है। इधर क्लोजिंग स्टॉक होता है, अभी इधर ये 1,00,000 है, इधर ये ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, इधर ये जो है 90,000 है, और इधर क्लोजिंग स्टॉक जो है मान लो 20,000 है, ठीक है, 22 रखते हैं, मान लो 22,000 है, तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, 122 माइनस 1,22 प्रॉफिट होगा। और इन्होंने बोला है कि ये ओवर वैल्यूड है, मतलब वैल्यू कम करनी पड़ेगी मुझे। 22 में से 12,000 जो ओवर वैल्यूड है वो 12,000 माइनस करूंगा तो 10,000 आएगा, तो उससे मेरा प्रॉफिट पे क्या इम्पेक्ट आएगी, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट रिड्यूस होता है, अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। तो मुझे 2021 में ओवर वैल्यूड था, इसीलिए मेरा प्रॉफिट भी रिड्यूस होगा, मेरा प्रॉफिट भी इधर से रिड्यूस होगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 2021 में खाली करना है 12,000, और कहीं उसकी इफेक्ट नहीं आएगी, ठीक है ना। आएगी क्यों नहीं आएगी, रुक जाओ समझाता हूँ मैं। बट वो करने से पहले वो मैंने वो 22-23 का लिखा था ना साइड पे, वो इधर लिख देता हूँ कि 29,000 जो बचेगा उसका 10% निकाला है। इधर ये लिख दिया तो फिर ये मैं मिटा देता हूँ। याद रखना, अभी जो हम बताने जा रहा हूँ वो हमेशा याद रखना, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन होता है ना, तो साथ साथ में उसके दूसरे साल ओपनिंग स्टॉक में भी इफेक्ट आती है। ये 2021 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, 2021 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, तो उसके अगले साल 21-22 में ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाएगा ना, क्योंकि हम तो ऑलरेडी 2 साल आगे निकल चुके हैं उससे। समझ सकते हो आप, इस साल में 12,000 अगर ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक में है तो इस साल में वही ओपनिंग स्टॉक होगा मेरा, और ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड होगा तो एग्जैक्टली इससे ऑपोजिट इफेक्ट आएगी। ये जितना ज़्यादा होगा उतना प्रॉफिट मेरा कम दिख रहा होगा। अभी ओवर वैल्यूड था मतलब मैं घटा दूंगा, मतलब मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ हम कॉस्ट शीट वाले में भी पढ़े थे, होप सो आपको अच्छे से याद भी होगा, और अभी भी मैंने वैसे बता दिया है, नहीं याद हो तो याद रह जाएगा। ओवर वैल्यूड हो तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो तो हमने डिडक्ट किया, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो तो एड बैक होता है 12,000, एड बैक हो जाएगा, बस 2 साल में उसकी इफेक्ट आती है। वैसे अच्छे से याद ही है बट फिर भी लिख देता हूँ मैं, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड बताए तो प्रॉफिट में से डिडक्शन होता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड बताए तो प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ेगी। वैसे ही ओपनिंग स्टॉक की बात करो आप, ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है, ये कब होगा, जब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा, ठीक है, तब प्रॉफिट में एड बैक किया जाता है, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक अगर ऐसा लिखा हो अंडर वैल्यूड है, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे हम तो प्रॉफिट में से माइनस होता है। इतनी चीज़ें याद रहेगी, वैसे याद है बट फिर भी बता दिया आपको, ठीक है। रिकॉर्डिंग है इसलिए आपका बेनिफिट है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, हो सकता है सब। वापस मिटा देता हूँ, जगह चाहिए होगी ना।
ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेकंड वाला। थर्ड देख लेते हैं। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए एन एनुअल चार्ज ऑफ ₹24,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। बोला है 24,000 का एनुअल चार्ज हम करने वाले हैं। कॉम्प्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, हर साल 24,000 का मेंटेनेंस चार्ज हम करने वाले हैं फ्यूचर में। तो हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं, तो फ्यूचर के लिए जो करने वाले हैं वो अभी एडजस्ट कर लेते हैं इसके साथ, ठीक है ना। तो ये मैनेजमेंट एक्सपेंसेस लिख के सब में से डिडक्ट कर देंगे। मैनेजमेंट चार्जेस 24,000। ऐसे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हर महीने से, हर ईयर में से डिडक्ट होंगे। ऊपर वाली आइटम नहीं होती ना, और सिर्फ यही होता तो मैं डायरेक्ट एवरेज करके एक बार ही 24,000 माइनस करता। बट इसमें हर साल में अलग अलग इम्पैक्ट आने की वजह से हमको हर ईयर का अलग अलग एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ढूंढना होता है, ठीक है। बढ़िया, फिर सबका टोटल कर दे, मतलब कुछ प्लस कुछ माइनस। पहले में तो खाली 1,01,000 है, माइनस 24,000 है, तो आएगा 77,000। सेकंड में 124 में से 24 पहले तो माइनस कर देता हूँ मैं, तो 1,00,000 हो जाएगा। 12,000 और माइनस कर देते हैं तो 88,000 हो जाएगा। थर्ड में 1,30,000, 1,29,000 एंड 1,17,000, 12,000 खाली माइनस होंगे। और 140 में 24 भी माइनस हो रहा है और 2,900 भी माइनस हो रहा है, मतलब हमारा आएगा प्रॉफिट 1,13,100। सही है। इसको मैं एडजस्टेड प्रॉफिट कहूँ या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहूँ, दोनों चलेगा। जो ढूंढना था वो मिल गया मेरे को, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और एडजस्टेड प्रॉफिट। फिर उसका मुझे वेटेड प्रॉफिट करना है, क्योंकि मेरी मेथड ही तो बताओ ना, आपको पता था है कौन सी मेथड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। इस बार पूछा ही है आपको, और हम पढ़ कौन सी रहे थे, वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे ढूंढी जाती है आपको पता ही है कि भाई वेटेड एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय हम करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एग्जाम्पल में हमको ऑलरेडी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ है 3 इयर्स, बस ये ढूंढना था। इसके लिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया, अभी उसका वेटेड एवरेज करना बाकी है, वो भी कर देते हैं। 77,000, 88,000 जो अभी हमने ढूंढा, 1,17,000 और 1,13,100। इतनी अमाउंट है हमारे पास जो अभी हमने कैलकुलेट की थी। वेटेड प्रॉफिट ढूंढने के लिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिवाइडेड बाय वेट्स करते हैं। सबसे पहला 77,000, सेकंड 88 इंटू 2, 161,76,000। तीसरा 1,70,000 इंटू 3, 3,51,000। लास्ट है 1,13,100 इंटू 4, मतलब 4,52,400। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, अभी टोटल करते थे सबका। इसका टोटल भी करना पड़ेगा ना, 3, 3, 6, 4, 10। टोटल वेट्स आया मेरा 10, इन सबका टोटल आएगा 400। 10,56,400। मुझे ढूंढना था वेटेड एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। वेटेड एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे? टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। आसान है, ये तो हम सालों से करते आ रहे हैं। वो आएगा 10,56,400 डिवाइडेड बाय 10, यू विल गेट 1,05,640।
ये आ गया आपका वेटेड एवरेज सुपर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। उसको मल्टीप्लाई करना था मुझे इंटू 3 से, 3 ईयर्स परचेस बोला है, तब मुझे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मिलेगी। कर दो मल्टीप्लाई बाय 3, आएगा कितना, ₹3,16,920। ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन पहली मेथड सिंपल या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बाकी की मेथड कंटिन्यू करते हैं हम, उसके ऊपर का एग्जाम्पल है वो भी देख लेना आप, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, सी यू।